स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एंट्रोपी क्या होता है, देन उसके बाद एंट्रोपी से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट, क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या होता है, देन उसके बाद अवेलेबल एनर्जी, और इसी के अंदर हम देखेंगे जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होता है उनको अगर हम कंबाइंड करते हैं तो एक टीडीएस इक्वेशन जो है वो आपको देते हैं। उन दोनों टीडीएस इक्वेशन के बारे में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसको आप एंड तक जरूर देखिए। इससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको अच्छे से पढ़ा था कि सेकंड लॉ होता है क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, सीओपी क्या होता है, देन उसके बाद एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बताया, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, है ना, उसके बाद आपका हीट इंजन, सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी दी। तो डेफिनेटली प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जिससे कि आप ईच एंड एवरी टर्म जो है अच्छे आसानी से जो है आप उसको समझ पाएंगे और उसको नोट्स बना पाएंगे। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी है क्या जनरली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दो तरीके की प्रॉपर्टीज बताई थी और दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में अलग अलग आप देखते होंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे कि एक होती है आपकी इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंडेंट हो मास पर, साइज पर जनरली, ठीक है। तो उस कैटेगरी में हमने एंथैल्पी, एंट्रोपी देखा था। तो वही है ये एक तरीके से ये एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। और होती क्या है एंट्रोपी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। जनरली कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स है ना, मींस उसके अंदर सब्सटेंस है और सब्सटेंस जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे जनरली छोटे छोटे। जैसे ही हम हीट देंगे, है ना, किसी भी सिस्टम को आपने हीट दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, डिसऑर्डरनेस, मतलब अगर वो मॉलिक्यूल्स ऐसे हुए कि वो डिसऑर्डरनेस मतलब बिहेव करने लगे, मतलब डिसऑर्डर वे में वो एक दूसरे से टकराकर फ्लो होने लगे या सिस्टम को इफेक्ट करने की कोशिश करें जनरली, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑर्डरनेस। जनरली ये एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक कोई अच्छी चीज नहीं है बेसिकली। जैसे कि एंथैल्पी जो है आपकी एक तरीके से वो एनर्जी की, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, बट ये जो है आप इसको ना तो इसको खत्म कर सकते। जनरली जो भी सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो और जब आप हीट दोगे तो वहां पे एंट्रोपी आपको मिलेगी ही, है ना। जहां पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होगा वहां पे एंट्रोपी जनरली दिखेगी ही आपको। तो जनरली ये मॉलिक्यूल लेवल वाली चीज है और जो कि एक तरीके से डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम को डिफाइन करती है। अगर उन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा चेंजेस हुए, डिसऑर्डर वे में बिहेव करने लगे, तो वो क्या करेंगे, सिस्टम को जो है इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप इसको हटा नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। तो एंट्रोपी टेल्स the amount of thermal energy which unavailable for useful work। मतलब इस टाइप की अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी आप ऐसा बोल सकते हो, इस टाइप की थर्मल एनर्जी एक तरीके से, थर्मल मतलब टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर से जुड़ी हुई एक इस टाइप की एनर्जी है जो कि यूजफुल नहीं है जनरली सिस्टम के लिए। इस टाइप की एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, एंट्रोपी। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इन मॉलिक्यूल्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज द एंट्रोपी, ओके। और अगर मैं अलग वे में और डिफाइन करूं तो द एंट्रोपी मेजर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर that is unavailable for doing useful work, ठीक है। बिकॉज वर्क इज ऑब्टेन ऑर्डर मॉलिक्यूलर मोशन जनरली, है ना। तो जो वर्क है आपका जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो डिसऑर्डर फॉर्म में ना हो, ऑर्डर फॉर्म में होता है जनरली। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो आपका जो ये होता है, ये बताता है कि थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, है ना,
जैसे जैसे हम यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो थर्मल एनर्जी है उसमें क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर वे में बिहेव करने लगेंगे, और डिसऑर्डरनेस अगर आ गया तो जो आप यूजफुल वर्क जो है, वर्क क्या है, ये ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर है जनरली। तो यहाँ पे अगर आपको डिसऑर्डर मिलेगा तो वहाँ पे आपको यूजफुल वर्क नहीं मिलेगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो आपका हीट है वो डिसऑर्डर फॉर्म में होता है और वर्क जो है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम डिसऑर्डर को ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ परसेंट ऐसी एनर्जी होती है जो कि नहीं हो पाती, यूजफुल नहीं कर पाते हम, वो बेस्ट जाती है, लॉस जाती है, तो उसे हम जनरली एक तरीके से एंट्रोपी के वे में डिफाइन करते हैं, और जो कि मॉलिकुलर वे में होती है। तो होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मे बी, ठीक है ना। और मैं भी अभी भी नहीं आता है तो बुक्स उठाइए और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़िए आप, ठीक है। तो ये जनरली इसे हम ऐसे भी लिखते हैं dQ/T, ये आपकी टोटल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी बोल सकती है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जो एनर्जी है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिसऑर्डरनेस आती जाएगी और वो जनरली यूजफुल वर्क नहीं प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे क्लॉसियस इनइक्वलिटी के बारे में। जनरली ये एंट्रोपी के बारे में ही फोकस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसका जनरली एक स्टेटमेंट है, वेन एवर अ क्लोज सिस्टम undergoes a cyclic process, कोई भी क्लोज सिस्टम है और वो अगर साइक्लिक प्रोसेस से परफॉर्म हो रहा है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/dt, ये आपका क्या है, एंट्रोपी इसको हम बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इसको हम बोलेंगे साइक्लिक इंटीग्रल, इस टाइप से लिखेंगे, dQ/T इज लेस देन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर लेस देन होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिफाइन करेगा, एंड इक्वल टू जीरो होगा, एंड इक्वल टू जीरो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, जनरली बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है देखिए, ये है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T। अगर लेस देन जीरो होगा तो ये जनरली इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। जो भी प्रोसेस है, जो भी चीजें हो रही हैं वो इरिवर्सिबल वे में हो रही है, हमेशा बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर इक्वल है, मतलब एंट्रोपी जो है वो नथिंग चेंज, मतलब सिमिलर है जनरली, तो ये होगा आपका रिवर्सिबल, मतलब वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल मैनर में जो है आपको इफेक्टिव वर्क करके प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर ये हो रहा है तो जनरली एंट्रोपी कम हो रही है या ज़्यादा की हम बात करें तो जनरली वो क्या करेगी, सिस्टम को इफेक्ट करेगी बेसिकली, ठीक है ना। तो हम जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है इसका अजम्पशन मान के हम चलते हैं कि एंट्रोपी जो है वो चेंज नेग्लेक्ट हम मान के चलते हैं जनरली, है ना, कॉन्स्टेंट है बेसिकली। होप मे बी आप ये समझ पा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद एंट्रोपी की जैसे इक्वेशन की हम बात करें, ठीक है, एंट्रोपी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ds है ना, ये s से डिनोट करते हैं, dQ/T। मैंने आपको बताया जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, जो एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल जो है वो डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस करेंगे और हमें इफेक्टिव वर्क नहीं देंगे, तो इसे हम बोलेंगे एंट्रोपी। और एंट्रोपी होता है ds, है ना, s से डिनोट करते हैं। ये आपका रिवर्सिबल के लिए बेसिकली, अगर इक्वल है, ये इक्वल है तो ये रिवर्सिबल, और अगर ये ग्रेटर देन है भैया तो डेंजर है ना। ये देखिए इरिवर्सिबल को डिफाइन करेगा, मतलब जो सिस्टम होगा वो आपका इरिवर्सिबल वे में होगा और हमें चाहिए रिवर्सिबल। तो हम बेसिकली रिवर्सिबल, होमोजीनियस, इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। सभी चीज़ें जो है आप ये अजम्पशन मान के चलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन या कंबाइंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ के अगर हम देखें
तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन करते हैं, W इज इक्वल टू पी डी वी, और ये सेकंड लॉ से हम कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा जाता है। ये किसके लिए आपका बेसिकली जनरली अगर हम बात करें तो ये आपका होगा क्लोज सिस्टम, ये ओपन सिस्टम है ना। ये आप सेकंड लॉ नहीं बोलोगे, ये फर्स्ट लॉ के लिए ये बेसिकली, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, इस फर्स्ट लॉ का ही है, लेकिन ये क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम TDS इक्वेशन लिखें, TDS इक्वेशन इक्वल टू DU प्लस PV, और एक आपकी होगी TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। इनको भी फाइंड किया जाता है, पूरा निकाला जाता है जनरली, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अगर आपको ज़्यादा इनसे कुछ नहीं लेना है तो याद कर लो, कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो मे भी आपके काम आ जाए, है ना, इसलिए मैंने ये सिंपल सा बताया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो फर्स्ट लॉ है एंड सेकंड लॉ जो है उनको कॉम्बिनेशन को करके, उनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करके TDS इक्वेशन जो है उसको डिफाइन किया, जो कि हमें जो TDS फर्स्ट TDS जो है वो इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको ये जो वर्क है, आपका PV जो वर्क है ना, इसको डिफाइन कर रहा है, और एक TDS जो है ये आपके एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में माइनस PdV, मतलब ये आपका जो ओपन सिस्टम है उसको, और ये क्लोज सिस्टम जो, ठीक है। अब बात करेंगे अवेलेबल एनर्जी। व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी? इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अवेलेबल एनर्जी होती क्या है। तो इट इज नथिंग, available energy is the maximum, जनरली इस चीज को ध्यान रखना आप, maximum portion of energy which could be converted into useful work। मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपके पास 100% एनर्जी, इसमें से आप मैक्सिमम मीन्स आपने 90, 99 या जो भी है उतना यूटिलाइजेशन कर लिया, तो इसे हम बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी। है आपके पास इतनी, यूज आपने इतनी की, तो यही चीज होगी बेसिकली। और इसका जनरली हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, W मैक्स बराबर, इसका भी पूरा डेरिवेशन होता है। अगर आपको सब पे डेरिवेशन पे जाना है तो PK नाग बुक उठा के आप जो है इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, मे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा चीज़ों पे नहीं फोकस कर रहा हूँ। ये आपका जो है हीट जो इन है वो वाला है जनरली, है ना, और ये T नॉट टेम्परेचर जो है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप बोल सकते हो, है ना, आउट वाला टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में जो जा रहा है ना, सिंक वाला जो है, और ये आपका T1 जो है इनलेट वाला, है ना, सोर्सेस वाला, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और जनरली अवेलेबल एनर्जी जो है ये इक्वल होता है Q1 माइनस अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो होप ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप बुक उठाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ PK नाग, उससे आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। तो अवेलेबल एनर्जी इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, है ना, जो कि जिसको आप यूजफुल वर्क में जो है कन्वर्टेड कर पाओ। तो जनरली इसे हम बोलेंगे अनअवेलेबल एनर्जी। तो होप आपको एंट्रोपी जो है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ जो है आपको ये जो मैंने आपको बताया अवेलेबल एनर्जी, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो है मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है ये पूरा यहीं पे फिनिश हो जाएगा, यहीं पे हम कवर करते हैं। व्हाट इज अवेलेबिलिटी, एक और आता है इसमें, एक तो आपका हो गया अवेलेबल एनर्जी। अब व्हाट इज अवेलेबिलिटी, तो ये कुछ नहीं होता, इट इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन इन अ प्रोसेस। ये प्रोसेस के लिए आप बोल सकते हो बेसिकली, इट इज अ मैक्सिमम वर्क, ये ऐसा मैक्सिमम वर्क है जो कि ऑब्टेन होता है फॉर प्रोसेस। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक इरिवर्सिबिलिटी भी होती है, कभी कोई स्पेलिंग वगैरह अगर मैं गलत लिख देता हूं तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लीजिए, मे बी मैं कोशिश करता हूं। तो इरिवर्सिबिलिटी होता क्या है, इरिवर्सिबिलिटी इज नथिंग, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इरिवर्सिबिलिटी इज द लॉसेस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। जो अवेलेबल एनर्जी है ना उसमें लॉसेस जो हो रहा है ड्यू टू, किसके कारण होगा, डिसिपेशन
ऑफ एनर्जी, एनर्जी में जो डिसिपेशन होगा उसके कारण, और एंट्रोपी जनरेशन। मैंने बताया ना कि एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है किसी सिस्टम के अंदर, वी कैन से दैट उसमें जो अवेलेबल एनर्जी उसमें भी लॉसेस होगा, मतलब वो इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा, जिसके अंदर आज मैंने आपको एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को बताया। और एंट्रोपी जनरली क्या होता है, जनरली इट इज़ अ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर जैसा आप बोल सकते हो। और ये एक तरीके से जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि वो सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेंगे और जिससे कि सिस्टम भी जो है इफेक्ट होगा, है ना, उस पर भी जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा और सिस्टम फेल भी हो सकता है उस पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते भी होंगे आप अधिकतर कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे कि गाड़ी में या कहीं ना कुछ सिलेंडर्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लास्ट हो जाती हैं। तो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है उनमें कुछ हलचल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, या एंट्रोपी बढ़ जाती है, हम ऐसा बोलते हैं ना। और जो हमेशा आप देख रहे होगे जो वर्ल्ड की एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती जा रही है ना। टेम्परेचर देख रहे होगे आप कैसा बढ़ता जा रहा है। तो ऑलवेज हम बात करते हैं कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। और अगर इनको डीप में पढ़ना है तो आप बुक्स उठाइए, डेफिनेटली आप और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये जो इक्वेशन है इनको भी आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अवेलेबल एनर्जी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है ना, उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।